नमस्कार, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज पोस्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, चुनाव की तरफ बढ़ रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। और इन तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में केवल समाजवादी पार्टी है, उनकी तैयारियां शुरू हो रही हैं लगातार। उनके अभी तक प्रत्याशी जरूर घोषित नहीं है, लेकिन जिन पर दांव लगभग से खेला जाना वो लगभग मैदान में है। अपने आसपास मैं कहूँ अगर एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, कन्नौज, अलीगढ़, हाथरस, इन सब में अगर सबसे ज्यादा दांव किसी पर खेला जाना है, किसी की प्रतिष्ठा अगर दांव पर लगी है आसपास के चुनाव में, तो उनमें है मैनपुरी, इटावा, कन्नौज और फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में इससे पहले 2019 के चुनाव में रामगोपाल यादव, जो कि वरिष्ठ मैं कहूँ प्रमुख महासचिव में समाजवादी पार्टी के, उनके पुत्र चुनाव लड़े थे, हार गए थे चंद्रशेखर यादव से। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार फिरोजाबाद जनपद के मेरे साथ हैं, जिसमें अरुण ठाकुर जी हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं, काफी सीनियर पत्रकार हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। साथ ही साथ प्रवीण कुमार जी हैं, ये भी सीनियर पत्रकार हैं और इनके बारे में जितना मुझे पता है, पहले किसी दूसरे बड़े स्टेट में काम कर रहे थे, उसके बाद फिर दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं। बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं दोनों लोग। मेरा पहला सवाल अरुण भाई आपसे जी, इन 5 साल के चुनाव में आप इस पूरे चुनाव को कहां देखते हैं, समाजवादी पार्टी के तौर पे और भाजपा के तौर पे? क्या वादे थे, क्या दावे थे और आज कहां पे हैं? भाई, फिरोजाबाद जनपद मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की जीत रही है। कुछ ऐसी परिस्थितियां नहीं जिसमें भाजपा ने बढ़त हासिल करके और चुनाव में विजयी प्राप्त की, लेकिन इस बार मतलब स्थिति कुछ अलग है। इसमें वो कारण रहे, पहले एक तो शिवपाल जी पार्टी से थोड़ा खिन्न थे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा संदेश लेके आएगी। जी, अच्छा, अब मेरा एक सवाल और कि क्या आप ये मानते हैं कि चंद्रशेखर यादव जी को, जो वर्तमान सांसद हैं फिरोजाबाद के, उनको टिकट मिलना एक एक्सीडेंटल टिकट मिलना था, या वो डिजर्व करते थे इस टिकट को कि वो उनको टिकट मिले और चुनाव लड़े और जीते? इस बारे में कोई ज्यादा टिप्पणी करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बार उन्हें मतलब पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, इसमें कुछ संशय है। इसमें सबसे बड़ा कारण तो उम्र है, वो काफी उम्रदराज हो चुके हैं, तो संभव है कि उन्हें टिकट न मिले। और अच्छा, कोई अरुण भाई जी जी, प्रमुख दावेदार किसको मानते हैं आप जी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमुख दावेदार सांसदी के चुनाव पर आप किसको मानते हैं फिरोजाबाद पे? जी, रिपीट करें जी, सवाल को थोड़ा रिपीट करें। चंद्रशेखर यादव जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन पर अगर कोई संशय अगर होता है तो इनके बाद ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो अब भाजपा को वहां जिता सकता है? क्योंकि सामने समाजवादी पार्टी है, एक बार के जीते हुए सांसद अक्षय यादव और 2019 में हारे थे, तो किस पे दांव खेल सकती है? अब लोग अपने अपने आशय लगा रहे हैं। वैसे संभावना ये भी व्यक्त की जाती है कि जो इस समय यूपी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर सिंह जी हैं, उनके परिवार से किसी को टिकट दिया है, और ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बाहर से कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो यहाँ बीजेपी की तरफ से कोई ज्यादा सशक्त उम्मीदवार जो नाम सामने आया हो, ऐसा कुछ नहीं है अभी। अच्छा, ये बताइए,
विधायक जी की क्या स्थिति है? काफी तैयारी कर रहे हैं, कभी जसराना विधानसभा जाते हैं, कभी शुकोवात विधानसभा जाते हैं, कभी टूलना में जाते हैं, हरिओम विधायक जी का। विधायक जी, आप पूर्व विधायक हरिओम यादव जी की बात कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो उम्मीद ये भी की जा सकती है कि इसमें विजय प्रताप जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो जी उनका नाम अभी इस समय मतलब थोड़ा सुर्खियों में है। जी। हरिओम जी खुद अपने नाम को मतलब आगे नहीं कर, तो अच्छा, अगर आपका मतलब है कि परिवार विजय प्रताप छोटू की तरफ आप बता रहे हैं, विधायक जी की आप मना कर रहे हैं, जो आपका मतलब अपना खुद का आपका जो आकलन है उस हिसाब से। चलिए प्रवीण जी, हेलो। मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए कि इतने सालों में लगातार पहले फिरोजाबाद ने सांसद देखा अक्षय यादव को, सरकार थी पूरी टाइम पे, 2014 में चुनाव हुआ, अक्षय यादव सांसद बने, 2017 तक उनकी सरकार रही। इस दौरान और 2017 से लेकर 2000 अब तक का जो कार्यकाल है उसमें, तो आप अक्षय यादव को कहां पाते हैं, और साथ ही साथ आप चंदन यादव जी को कहां पाते हैं? देखिए, मैं बता दूं कि अब जो फिरोजाबाद की लोकसभा सीट को लेकर जिस तरह की आज जो डिस्कस हो रहा है या चर्चा जो है, जी उसमें जी निश्चित तौर पर अब दोनों के दोनों ही, क्योंकि अपनी कहा जाए जैसे अक्षय यादव को यदि समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है और वो अपनी जी। तैयारी में है, तो क्योंकि वो एक हाँ। पारी अपनी जीतने के बाद दूसरी पारी में उन्होंने हार स्वीकार की थी। और उसी तरह चंद्रसेन यादव, जो जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि अभी उम्र दराज अब हैं और अपने उम्र के ढलान पर हैं, तो निश्चित तौर पर यदि दोनों की तुलना की जाए तो दोनों ही अक्षय यादव यंग ब्लड जरूर हैं, लेकिन वो हार का वो स्वाद जो है वो चख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की स्थितियां संघर्षपूर्ण हैं, क्योंकि वो अपनी उम्र से संघर्ष कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी की हार जो पिछली हुई थी, वो कारण कुछ भी रहे हों, जिस तरह से अभी मेरे बड़े भाई ने जो व्याख्यान दिया कि वो जी उसमें चाचा भी कुछ रहे या परिस्थितियां भी वो बहरहाल जो रही, लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिरोजाबाद सीट को लेकर, क्योंकि अब जिस तरह से अगर कहीं हम बीजेपी के पूरे उसकी संगठन की बात करें, चाहे वो आरएसएस का संगठन हो या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, दोनों में अब एक बहुत गहन चिंतन हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो प्रभारी बदले गए, चाहे वो ब्रजमंडल का प्रभारी हो, चाहे और जो दूसरे जगह पूर्वांचल के प्रभारी हो, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो अब ओबीसी कार्ड को लेकर सचेत है, छोटी जातियों को लेकर अब बीजेपी सचेत है। क्योंकि बीजेपी भी ये मान रही है कि एक तरफा धर्म की राजनीति को अकेले लेकर बहुत दिनों तक लंबी पारियां नहीं खेली जा सकती, लेकिन उसके साथ साथ यदि वो छोटी जातियों को लेकर, क्योंकि अब जो भी बातें होंगी, चाहे राजभर रहे हों तब बातें चली हों, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जब गए थे तब की क्या बातें थी, तो निश्चित तौर पर इस 2024 के चुनाव में अब, क्योंकि अभी 2 दिन बाद 3 तारीख को दिसंबर को भी कुछ बड़े फैसले आएंगे, रिजल्ट जिस तरह से पांचों जो प्रदेश हैं उनके जो रिजल्ट आएंगे, तो कहीं ना कहीं यदि जिस तरह से एग्जिट पोल जो बता रहे हैं और वो यदि सही निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरे अपने ढांचे पे परिवर्तन करेगी। क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पिछले कई दिनों से यहाँ ब्रजमंडल में डेरा डाले हुए हैं, मथुरा उनका भ्रमण हुआ है, उसके बाद फिर वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी मथुरा आए, और फिर उसके बाद अब जिस तरह से तेलंगाना उसका जो चुनाव हुआ है लास्ट, उसके बाद से सारे लोग दिल्ली पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं परसों के जो रिजल्ट होंगे वो भी अब के टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी को दोबारा सोचने पे मजबूर करेंगे। और हालांकि बीजेपी अपना होमवर्क कर चुकी है, समाजवादी पार्टी ने धरातल पे होमवर्क किया है नहीं किया है, ये सारे जिले, सारी सांसद की जो सीटें हैं वो देख रहे हैं। क्योंकि ये अपनी 35 सीटों पर जिस तरह से अगर कि हम लोग पिछला समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखें, नेताजी के टाइम का कार्यकाल यदि देखें, तो वो पूरे 12 महीने और पूरे 5 साल
समाजवादी पार्टी को जिंदा रखने और नया तौर नए तरीके से संघर्ष में रखते थे वो। लेकिन पिछले यदि दौर हम अगर कहीं देखें तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी ने कुछ मुद्दे भुनाए जरूर हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं भुना पाई। और जिस तरीके से पूरी साल या 5 साल तक जिंदा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को रखना चाहिए था, उस तरह से शायद समाजवादी पार्टी अब धरातल पर जिंदा अभी उस तरीके से नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक पहचान रही है कि सड़कों पे उतरना, मांगों को लेना, जनता की आवाज को उठाना। तो वो कुछ शायद मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में नहीं दिखाई दिया है। तो उसी को लेकर जो उनका वोटर है, कोर वोटर, हालांकि मुस्लिम और यादव दो कोर वोटरों पे अब समाजवादी पार्टी भी समझ रही है कि चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, लेकिन जो छोटी जातियां हैं वो अभी भी समाजवादी पार्टी की पकड़ से दूर हैं। जो सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी की जो आगे की भी जो सफलताएं हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कारण बनेंगी वो वही छोटी जातियों के नेता, वही छोटी जातियों के लोग बनेंगे, जो अभी समाजवादी पार्टी की उंगली भी पकड़ने के लिए मजबूर नहीं है और न पकड़ना चाह रहे हैं। तो उस पे अगर कहीं पार्टी कोई काम करेगी, जिस तरह से शिवपाल ने जी ने जो जाकर पूर्वांचल में जो डेरा डाला, उसके बाद फिर उनके भतीजे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने जब भ्रमण किया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब पार्टी धरातल पर है। लेकिन वही बात है कि जब चुनाव आएंगे तब आप अगर किसी मुद्दे को लोगे तो ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं होता। आपकी खुद की ठीक है, आप अपनी 5 या 10 सीटें जो पारिवारिक हैं वो बचाने में आप सफल हो जाओ, लेकिन टिकट बंटवारे पे अगर कहीं आपकी किस तरह की भूमिका रहती है, आप तातो जातियों को पूरी तरीके से उसमें महत्वता देते हैं या नहीं, या उसका प्रतिनिधित्व उनको मिलता है कि नहीं, या ये ना हो कि नहीं साहब हमने किसी छोटी जाति का प्रतिनिधित्व दिया, फलाने को टिकट दे दिया, चाहे उसकी वजूद उस जिले में, उस लोकसभा में है या नहीं है, इसको बगैर परखे हुए यदि समाजवादी ने चूक की तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फिर मौका मिलेगा। क्योंकि बीजेपी का होमवर्क भले अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है, बहुत कुछ चीजें पर्दे के पीछे चल रही हैं और बहुत टाइट बीजेपी का होमवर्क है। बीजेपी जानती है कि धर्म हमारे साथ है, धर्म का जो मुद्दा है उसको लेकर, क्योंकि वो मथुरा में अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बात होगी, या फिर राम मंदिर का जनवरी में ही जो क्या बोलते हैं पूजन होगा, या रामलला विराजमान होंगे, तो मुद्दे वो होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी अभी सतर्क है कि अकेले इन मुद्दों के दम पर अगला 2024 का चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा। इसलिए वो जो अपने छोटी जातियों के जो नेता हैं उनको आगे लेकर, और कई मंत्री जो हैं उनको अब पीछे छोड़ेंगे, और उसके बाद नए लोगों को, नए चेहरे को, जैसे जिस तरीके से अभी उन्होंने नए चेहरों को जब हमने मेयर का चुनाव देखा उसमें उन्होंने कई नए चेहरे, मात्र 1 या 2 चेहरे ऐसे थे जो जिनको रिपीट किया था, बाकी सारे नए चेहरे दिए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का होमवर्क बहुत टाइट है। लेकिन समाजवादी पार्टी को धरातल पर अब उस नेताजी वाली समाजवादी पार्टी की ही तरह काम करना होगा, तभी मेरे ख्याल से शायद अब हो सकते हैं। क्योंकि अब वो बातें गई कि गढ़ किसका था, कौन सा था, कहाँ कौन किस गढ़ में था, तो शायद अब वो गढ़ वाली बातें अभी नहीं है। क्योंकि पिछला गढ़ यदि देखा जाए फिरोजाबाद का, तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी विधानसभा में जरूर अब की बार 3 सीटें लेके आई है, लेकिन लोकसभा पिछले 2 बार से समाजवादी पार्टी के हाथ में नहीं है, जिला पंचायत समाजवादी पार्टी के हाथ से गई है। तो कई चीजें, परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि मैंने पहले ही कहा कि जो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे 5 विधानसभा के, वो नतीजे क्या होते हैं, उसके बाद एक नई पटकथा फिर से लिखी जाएगी। और शायद 2024 की तैयारी जो है वो 3 दिसंबर की रात से क्या बोलते हैं फिर दोबारा से चालू होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी करे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी अपने आप को मध्य प्रदेश में पेश किया, यदि ये खाता खुलता है या 2-4-10 सीटें आती तो शायद हो सकता है समाजवादी पार्टी को वहां से संजीवनी मिले और फिर एक नई पटकथा लिखना राष्ट्रीय अध्यक्ष चालू करेंगे। तो कई तरीके के सवाल जो होंगे, वो जिनके प्रश्न जो हैं वो 3 दिसंबर के बाद और ज्यादा क्लियर होंगे। जी संतोष जी। प्रवीण भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये बताइए कि राम मंदिर का जो एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी के पास है, पहले सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में आदेश हो जाना, उसके बाद राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होना, उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हो जाना, और अब जो चर्चा है और बताया भी जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जो तमाम संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना उससे पहले राम मंदिर का आम लोगों के लिए खोला जाएगा, और उससे पहले इस
देश के 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, वो प्रत्येक हिंदुस्तानी के घर एक निमंत्रण पत्र उस राम मंदिर के लिए दिया जा रहा है। तो कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इस देश में और 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर। नहीं देखिए, ये अभी की नहीं पुरानी भी बातें रही हैं, और धर्म जो है मुद्दा है या हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बेहद स्ट्रांग मुद्दा बीजेपी के पास है। लेकिन बीजेपी अभी फिर जब अगर कहीं 3 तारीख के, मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 3 दिसंबर के नतीजे यदि बीजेपी के पक्ष में होंगे तो फिर वो इसको मास्टर स्ट्रोक को पहले रखते हुए फिर सारी जो बातें और जो होंगी वो सेकंड प्रायोरिटी रहेंगी। लेकिन यदि कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को बीजेपी मात खाती है या एक आध दो प्रदेश में ही बनकर सिमट कर रह जाती है, तो फिर ये पूरा का पूरा मुद्दा एक पार्ट रहेगा राम मंदिर का, और दूसरा मुद्दा जो रहेगा वो कहीं ना कहीं छोटी जातियों को जो नेतृत्व की बात आएगी, चाहे वो फिर परिवर्तन राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और चाहे कहीं भी किसी भी नेतृत्व में बात हो, क्योंकि आरएसएस अब इस पूरे मामले को ये कहें कि ढील दे देगी तो शायद नहीं देने वाली, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा है, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के पास है, क्योंकि जिसको लेकर पूरी अभी 10 साल की सरकारें जो चली, 2 पारियां जो नरेंद्र मोदी जी ने खेली हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें राम मंदिर मुद्दा रहेगा और वो बहुत स्ट्रांग उनके पास एक मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब लग रहा है कि बहुत लंबे समय तक, क्योंकि बीजेपी भी जान रही है संगठन के तौर पर भी, और आरएसएस भी जो उनका सपोर्टिंग वो है, वो भी इस बात को समझ रहा है कि धर्म एक है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उन जातियों को जो बहुतायत में, हालांकि बीजेपी का जो कोर वोटर पहले था उसके दम पे बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन जो छोटा वोटर जो था, छोटी जातियां जब बीजेपी से जुड़ी थी तब कहीं जाकर ये सफलता बीजेपी को मिली थी कि 10 साल का जो 2 पारियां जो हैं वो बीजेपी ने उनके दम पर खेली थी। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान अब पूरी तरीके से बीजेपी रखेगी, ये मैं बिल्कुल अपने व्यक्तिगत सोच के और समझ के हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि 3 दिसंबर के नतीजे के बाद बहुत कुछ स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी सचेत हो गई है कि यदि एग्जिट पोल सही निकलते हैं और बीजेपी मात खाती है तो कहीं ना कहीं उसे राम मंदिर के साथ साथ अपनी पूरी जो थ्योरी है वो एक दूसरी थ्योरी और लिखनी, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जो पर्दे के पीछे लिखी हुई रखी है, बस उसे शॉर्ट आउट करना होगा और वो सब लोगों के सामने आएगी। और वो यही होगी कि जो छोटी जातियों के जो नेता हैं या छोटी जातियां जो हैं उनको नेतृत्व दिया जाए और उनके हाथ में एक बार फिर सत्ता देने के बाद फिर तीसरी पारी उन्हीं के दम पर जीती जाए। जी, आपका इशारा कहीं उस बात को लेकर नहीं है, कहीं उस फोटो को लेकर तो नहीं है जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक तरफ चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं और एक तरफ डीजीपी बैठे हुए हैं। जो चर्चा जो एक मैं कहूं कि आम लोगों के बीच में और तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, उनके बीच में ये चर्चा अब आम हो चुकी है कि अगर 3 दिसंबर को स्थिति अनुकूल रही भाजपा के तो ठीक है, और अगर प्रतिकूल रहती है तो कहीं बदलाव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर भी होगा। ऐसा जो तमाम चर्चाएं आ रही हैं उससे तो यही साबित होता है। नहीं देखिए, मैं इस बात से वो नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर कि हम केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जी की बात करें तो निश्चित तौर पर अपना विधानसभा हारने के बाद और उसके बावजूद भी उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिए रहना, ये शुरू की ही प्लानिंग थी कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से छटक कर गए थे और कहीं ना कहीं वो वर्ग जो है वो अगर कहीं बीजेपी में अविश्वास न दिखा दे, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जो है वो डिप्टी सीएम दोबारा से बने रहे और वो डिप्टी सीएम ही बने रहेंगे। उनपे बीजेपी ये नहीं होगा कि नहीं तो तुरंत नेतृत्व परिवर्तन नहीं करेगी, ये भी गारंटी की बात है। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 के जो टिकट वितरण होंगे उसमें इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि कहीं चूक ऐसी ना हो जाए कि कोई ना कोई जाति का नेता या कोई ना कोई जाति का वर्ग ऐसा जो है वो नाराज ना हो जाए, ताकि क्या बोलते हैं जो आशंका है बीजेपी को कि कहीं तीसरी पारी में कहीं चूक ना हो जाए। तो निश्चित तौर पर होमवर्क पूरा है और अब जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद सारे शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है, पूरा मंत्रिमंडल जो बाहर उसमें था चुनाव प्रचार में, अब वो सारा का सारा दिल्ली लौट गया है।
सारे लोग हैं, आरएसएस का जो प्रमुख नेतृत्व है वो दिल्ली में है, तो निश्चित तौर पर 3 दिसंबर के लिए ही उसके पहले की पटकथा दोनों स्क्रिप्टों पे काम चल रहा है। यदि एग्जिट पोल गलत निकलते हैं, बीजेपी के पक्ष में बात रहती है, तो जनवरी में राम मंदिर का होना ही है, शुरुआत होनी है, लोगों के लिए वो दर्शन खुलेंगे ही, और उसके लिए एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट बीजेपी पहले ही तैयार कर चुकी है कि हर घर से पैसे होंगे या जो उनकी जो प्लानिंग है वो उसको हवा दी जाएगी। जी अगर कहीं अनुकूल नहीं रहती हैं परिस्थितियां और जिस जी तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं मात खाती है बीजेपी, तो फिर निश्चित तौर पे जो दूसरी स्क्रिप्ट जो जातिगत नेताओं को लेके या जातिगत वर्ग को लेके जो तैयार करी गई है उस पर निश्चित तौर पे काम होगा, और दोनों स्क्रिप्टें जब मिलके काम होंगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी चाहेगी कि तीसरी पारी भी उनके नेतृत्व में हो और तीसरी बार वो सरकार बीजेपी की फिर से केंद्र में बनाने की कोशिश करें। प्रमेय जी, ये बताइए कि दारा सिंह चौहान और राजभर, इन दोनों का जो शपथ है वो क्या इसी 3 तारीख की वजह से रुका हुआ है या कुछ और पेच है? ऐसी क्या बात है? क्या आपका आकलन हो, क्या जानकारी है आपकी? जहां तक मेरा अभी तक का जो समझ है या जितना मैंने राजनीति को समझा है, तो अब शायद ये दोनों के दोनों बीजेपी के लिए शून्य हो चुके हैं, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको शून्य करने में भूमिका भी दोनों की रही है। समाजवादी पार्टी का जीत जाना और बीजेपी का वहां हार जाना, तो कहीं ना कहीं राजभर जी की जो हेकड़ी कहें या जो उनका बड़बोलापन जो कहें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनसे अंदरूनी तौर पे खुश नहीं थी कि जिस तरह का वो बोल रहे थे और जिस तरह के बयान उन्होंने हर समय दिए, वक्त वक्त पे दिए। तो निश्चित तौर पर चाहे कोई भी हो, किसी का दल का हो, लीडर हो या कोई भी हो, थोड़ा बहुत सचेत तो रहते ही हैं। तो वही स्थिति मेरे ख्याल से राजभर जी के साथ होगी कि बीजेपी पूरी तरीके से उनसे सचेत है कि उन्हें कितनी उनकी डोर माने छोड़नी है और कितना उनको घड़ी करके रखना है, ये बीजेपी के स्क्रिप्ट में है, और बीजेपी के जो चाणक्य हैं वो इस पूरे मामले पे काम कर रहे हैं। तो दारा सिंह और राजभर से बहुत बड़े फर्क मेरे ख्याल से शायद नहीं पड़ने वाले, क्योंकि अनुसुईया पटेल भारतीय जनता जो है, पार्टी का जो हाईकमान है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे राष्ट्र का हो, वो इनका मीटर नाप चुका है कि कितने गहराई में है, कितने बाहर हैं, इसीलिए इनको अब ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा, ना तवज्जो दी जा रही है। नहीं, वो उसमें इनको जो वो जो चुनाव जो लड़ा था, दारा सिंह को लड़ाया गया था, वो ही उनका अंतिम वो था, और वहीं पे ही बीजेपी ने भी सोच लिया था कि इनको यहाँ दफन करना है, इसके बाद ये इतने न वो हो पाए कि शायद कहीं ये कांटा ना बन जाए बीजेपी के लिए। तो वो कांटा निश्चित तौर पे बीजेपी ने काट लिया है, निकल गया है। अब ऐसी कोई बड़ा वक्तव्य या बड़ा फर्क राजभर से या दारा सिंह से नहीं पड़ेगा बीजेपी के उस पे। उसके जो दूसरे ऑप्शन हैं वो बीजेपी पे हैं और बीजेपी उनको तैयार कर रही है, और कहीं ना कहीं फ्रेश चेहरे, अब बीजेपी की जो प्लानिंग है, स्क्रिप्ट जो है उसमें कहीं ना कहीं फ्रेश चेहरे हैं, और फ्रेश चेहरों को ही अब मौका मिलेगा। अच्छा प्रवीण भाई, लौट की फिरोजाबाद पे आते हैं, ये बताइए कि आपके पूर्व सांसद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत से जो पदाधिकारी हैं या बहुत से नेता हैं उनको पहचानते नहीं, ये सच्चाई है या उनको अब केवल उनको माइनस करने के लिए सारी बातें कही जाती हैं? मैं पूर्व सांसद में यदि बात करूं तो आप किसकी बात मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं? थोड़ा नाम बात कर रहा हूं अक्षय यादव की। नहीं, अक्षय यादव को शायद पहचानने के लिए या ये कोई मोहताज नहीं होंगे वो अपनी पहचान के लिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव जो हैं, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं। प्रवीण जी, मेरा सवाल ये है कि आम धारणा जो वहां के लोगों ने, चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे उनसे नाराजगी रखने वाले लोग हों, उन सब ने आम धारणा ये बना दी है कि अक्षय यादव अपने आसपास के 4 से 10 लोगों के अलावा किसी को जानते नहीं। नहीं, हालांकि ये दिक्कत तो रही है, और ये समाजवादी पार्टी के पीछे रहने का मेरे ख्याल से मूल समस्या भी यही है, क्योंकि वो चाहे, क्योंकि मेरी आसपास के बहुत सारे जिलों में भी बात होती है, तो सभी कमोबेश सभी की शिकायत यही है कि जो नेतृत्व अब जिन नेताओं को चुन रहे हैं
उन नेताओं के पास खुद के लोगों का वोटर नहीं है। आपको बहुत कुछ सोचना, जब राजनीति, मुलायम सिंह जब राजनीति करते थे, नेताजी राजनीति करते थे, तो वो सातों जात के नेताओं का और सभी का ध्यान रखते थे, बहुत बहुत ये बारीकी सच से। है, उनके बिल्कुल। उनके उसमें ये नहीं रहता था कि नहीं साहब हम यादवों को तवज्जो दे दें या मुसलमान को तवज्जो दे दें या किसी एक और जाति के लोगों को करें। उनकी राजनीति के टाइम शुरुआत जहां से माननीय नेताजी ने जब राजनीति शुरू की थी, तो चाहे वो आप, मैं बिल्कुल बेबाक नाम भी ले दूंगा, चाहे राज बब्बर हो, चाहे एसपी सिंह बघेल हो, चाहे रेवती रमन जी हो, चाहे क्या बोलते हैं बेनी प्रसाद वर्मा हो, ये वो नेता थे, ये वो गद्दावर नेता थे, जो अपने समाज में, अपने वर्ग में और जानकारी में, ऐसा नहीं था कि ये खोखले लोग थे या ऐसे ही उसमें आ गए थे। इनके पास सारी जानकारियां थी, सारे जो विपक्ष जिस तरह का होना चाहिए था, ताकतवर विपक्ष था। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने सुना था, अभी जैसे समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश जो हैं, बलिया से या कहीं से विधायक हैं, वो कहीं उसी उसमें, बिल्कुल। उन जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी जब आगे करेगी, तभी समाजवादी पार्टी की नई टीम जो है वो तैयार होगी। अगर कहीं हम ये कहें, मैं बिल्कुल बेबाक बोलूंगा क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि यदि समाजवादी पार्टी लाफ्टर चैलेंज के एक कलाकार को लेके यदि समाजवादी पार्टी आगे चलेगी, तो मेरे ख्याल से शायद राजनीति में बहुत बड़े उनको फायदे नहीं होंगे। नहीं उस होंगे। व्यक्ति को फायदे तो हो जाएंगे व्यक्तिगत, लाफ्टर चैलेंज का कोई व्यक्ति यदि आ जाएगा समाजवादी पार्टी में और वो 2-3 चुटकुले सुना के या लफाजियां दे के चला जाएगा, वो एक अलग बात होगी। लेकिन क्या ये बात समाजवादी राजीव निगम के बारे में है प्रवीण जी? ये राजीव निगम के बारे में ये बात है? नहीं, मैंने पहले ही कहा आपसे कि मैं व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी नहीं लूंगा, नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की कड़ी कमजोरी है, वो ऐसे ही लोगों को लेके कमजोरी है। क्योंकि कोई भी हो, आज हम भी हैं, यदि हमारा हक कोई छीनेगा तो हमें बुरा लगेगा। तो बिल्कुल लगेगा। निश्चित तौर पे यदि हक किसी का छीना जाता है तो बुराइयां रहती हैं, और पार्टियां भी वही, कांग्रेस में भी यही हुआ था। कांग्रेस के पतन का भी कारण यही था कि जब अटैची बाज नेता जब चालू हो गए थे, तो कांग्रेस दरअसल बिल्कुल शून्य हो गई थी। तो हमारी समाजवादी पार्टी जो इस क्षेत्र की देखी जाए या कहीं की वो हो, तो कहीं ना कहीं जो लोग, ऐसे लोग जुड़े जिन्हें अंधे होकर क्या बोलते समाजवादी पार्टी ने अपने साथ जोड़ा, तो उसी का नतीजा है कि अब संघर्ष दोबारा है। और ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं साहब सारी पार्टियां बिल्कुल बेबाक दूध की धुली हुई रहती हैं या वो होती हैं। सभी जगह सभी लोगों की जरूरत होती है, और सभी पार्टियां सभी लोगों को अपने साथ रखती हैं, भले वो पर्दे के पीछे जरूर हो, लेकिन सभी तरह के प्रवीण लोग, जी, सभी ये लोग। बताइए, अ, हरिओम हरिओम यादव जो पूर्व विधायक हैं जसराना के, मैं वापस के 5 मिनट और लूंगा आपके। हरिओम यादव जो पूर्व विधायक हैं सिरसागंज के, और उनके बेटे विजय प्रताप छोटू, ये कितनी चुनौती बनेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, पहले तो बहुत कुछ निर्णय होगा कि आखिर बीजेपी टिकट किसको देती है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अब जो होमवर्क कर रही है, बात चाहे किसी की भी आए कि मंत्री जी को टिकट होगा या किसको टिकट होगा, लेकिन बीजेपी की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसमें सबसे पहला दांव वो लोधी जो हैं, राजपूत हैं, उन पे बीजेपी की नजर होगी, और उनमें जो गद्दावर नेता होंगे वो उनकी लिस्ट में पहले होंगे। फिर दूसरा, यदि ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है या सेकंड प्रायोरिटी यदि कहीं बात होती है, तो मंत्री जी का परिवार है, और फिर उसके बाद हरिओम यादव और उनके बेटे जो हैं उन पे भी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अभी पत्ते अपने नहीं खोलेगी, क्योंकि 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद उसे यदि ये लगता है कि नहीं, हमें छोटी जातियों को तवज्जो देनी होगी, उनके नेताओं को नए तरीके से खड़ा करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ बात आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यदि टिकट बीजेपी देती है, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती होगी, और इतना आसान चुनाव जो है वो फिरोजाबाद का नहीं होगा। हालांकि गढ़ है, अक्षय यादव हारे हैं, लोगों के साथ सिंपैथियां भी हैं उनके साथ लोगों की, और वो अब मेहनत भी है, अभी क्षेत्र में भी हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना आसान चुनाव नहीं होगा जितना पहले कभी उनको हासिल हो गया था या मिल चुका था। अब संघर्ष होगा और चुनौतियां रहेंगी, और चुनौतियां तो होनी भी चाहिए। चुनाव में चुनौतियां
क्योंकि नेताजी का ही उसूल था कि जब तक धोबी पछाड़ दांव न मारा जाए तब तक राजनीति काहे की। तो समाजवादी पार्टी तैयार रहेगी कि कहीं ना कहीं उनको धोबी पछाड़ मारने की नौबत आए और वो धोबी पछाड़ मारे। अब देखना यह होगा तो उसमें रहेगा कौन आगे, ये एक सवाल रहेगा उसमें। जी प्रवीण भाई, मेरे लास्ट दो सवाल आपसे। पहला तो ये कि जितना वोट शिवपाल सिंह यादव को मिला था उसमें से कितना वोट अक्षय यादव को मिलेगा और कितना बैक होगा, क्योंकि उस समय जो पूर्व विधायक हैं हरिओम यादव और विजय प्रताप छोटू, ये इन दोनों लोगों ने पूरी ताकत से शिवपाल सिंह यादव को चुनाव लड़ाया था और लगभग 92,000 वोट मिले थे शिवपाल सिंह यादव जी को। तो अब उसमें से कितना वोट अक्षय यादव अपने पास रख पाएंगे और कितना वोट हट पाएगा आज की स्थिति में? नहीं, देखिए दोनों तरह की बातें होंगी उसमें। उस शिवपाल सिंह के वोट को यदि अक्षय यादव अपने पक्ष में लेंगे तो शायद जो उस समय मायावती से जो गठबंधन था और उसके तौर पे जो दलितों के वोट मिले थे तो शायद वो भी उसमें माइनस होंगे कहीं ना कहीं। तो वो अभी कमोबेश स्थितियां कैसी होंगी क्या होंगी, ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे और लोगों के मुद्दे क्या होंगे, जनता पब्लिक क्या कहती है, क्योंकि देखिए बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी कई लोग अपने मन की बात बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये रहेगा कि 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक होगा क्या क्या चीजें आती हैं, क्या चीजें कुछ दबे हुई बातें जो हैं वो दबी रहेंगी या उठेंगी। तो निश्चित तौर पर अभी बदलाव वक्त के साथ हो सकता है। अगर कहीं मौसम अनुकूल रहा तो बदलाव संभव होगा, और यदि मौसम अनुकूल नहीं रहा तो मेरे ख्याल से शायद कोई बड़ी बदलाव नहीं होंगे और ज्यादा आशा नहीं पाली जा सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि फुरेबाद में जो लोग फुरेबाद के हैं वो हर किसी चीज को इतनी आसानी से बदलाव स्वीकार करते भी नहीं और कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिरोजाबाद, खासतौर पे फिरोजाबाद के बारे में तो कहा ही जाता है। और नेताजी भी सचेत रहते थे, यहाँ जो जितने भी उनके लोग थे आसपास के लोग उनसे वो बाकायदा सचेत रहते थे, उनको तवज्जो मिलती रहती थी और उनसे डांट भी देते थे तो फिर मना भी लेते थे। नेताजी की जो क्वालिटी रहती थी और उसी क्वालिटी का नतीजा था, क्योंकि यहाँ का जो वोटर है या नेता कहे जाएं या लोग हैं वो मेरे ख्याल से बेबाक बोलने में हिचकिचाहट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो है यहाँ के लोग मानते हैं कि नहीं, उनका अधिकार है और वो अधिकार के साथ किसी से कहने की हिम्मत रखते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा, मैं क्योंकि सवाल कई सारे हैं पूछ लेता हूं। ये बताइए कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी में और आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में आप कितना फर्क महसूस करते हैं और कितना लोग उनसे जुड़े हुए हैं या लोगों का बिखराव हो गया है तमाम चीजों को लेकर आज के समय में? नहीं, देखिए नेताजी की समाजवादी पार्टी, नेताजी का वक्त, मेरे ख्याल से सारी चीजों में ही परिवर्तन है। उस दौर की राजनीति और आज की दौर की राजनीति में भी जमीन आसमान का अंतर है। पहले मुद्दों को लेके राजनीति होती थी, जब काम नहीं होते थे, यदि हमने जो तो वो दौर देखा था कि जब नेता रहते थे या विधायक रहते थे तो उनके किसी सड़क को बनाने देने के बाद क्या बोलते, उनके पोस्टर लगते थे धन्यवाद के साथ, फलाने विधायक ने फलानी सड़क बनाई है या फलाने मंत्री ने फलाना काम किया इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद और वो। लेकिन आज तो यदि कोई पार्षद का भी है तो उसके बर्थडे के फोटो आपको हर जगह होर्डिंग लगे हुए मिलेंगे, चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटे से छोटा नेता हो, आपके उसके काम के फोटो, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उनके काम के होर्डिंग किसी नेता के आपको उसके चाहने वाले ने नहीं लगाए होंगे या पब्लिक ने नहीं लगाए होंगे। बस केवल और केवल हाँ फलाने आदमी का फलानी बर्थडे पे उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और ये बर्थडे जन्मदिन के पोस्टर अब हैं। तो ऐसे में जब राजनीति जन्मदिन के पोस्टरों पे है तो निश्चित तौर पे बदलाव, अब वो वाली राजनीति नहीं है और वो वक्त भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो लोग चाहते हैं, राजनीतिज्ञों से जो लोगों को आशाएं रहती हैं वो यही रहती हैं कि उनके काम हो, उनकी बात को सड़कों पे लेके जो नेता उतरे, उनकी समस्याओं को जो बेबाकी से कहे। तो मेरे ख्याल से अब ऐसा कुछ अभी है नहीं। तो निश्चित तौर पे नेताजी की राजनीतिक उसमें
और अब के दौर में बहुत अंतर हुआ है और फर्क भी है आज की राजनीति और पिछली राजनीतियों में। तो निश्चित तौर पे हम कह नहीं सकते कि अब नेताजी की राजनीति और अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो अब डिजिटल इंडिया की राजनीति को हम अखिलेश यादव जी की राजनीति को कह सकते हैं। और नेताजी की जो राजनीति थी वो गरीब, गांव और सड़क की राजनीति थी, साइकिल की राजनीति थी। प्रवीण जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बात के लिए, आज आपने हमको समय दिया। मैं कई बार जब गुजरा हूँ फिरोजाबाद से और शुकोबाद से, लोग विधायकों के साथ अपने फोटो लगाते हैं, अलग बात है, लेकिन शुकोबाद, फिरोजाबाद, टूंडला, जसराना, सिरसागंज में एक चलन और है कि विधायक के बेटे के साथ भी फोटो लगाते हैं, उनको भी कोट कोट शुभकामनाएं देते हैं। जीत की शुभकामना उस जनता को नहीं जिसने अपना एक एक वोट देके विधायक बनाया, जीत की शुभकामनाएं उस नेता, उस विधायक के बेटों को देते हैं जिसने कुछ किया ही नहीं आम जनता के लिए। नहीं, निश्चित तौर पे ये है परिवर्तन ये है। और ये वो है कि अब वो ढूंढते हैं कि नहीं साहब, अब जो आने वाला वक्त है वो शायद हमें इनके पीछे ही रहना पड़ेगा या इनकी उससे ही क्या बोलते हैं हमें राजनीति आगे की रखनी पड़ेगी। तो ये परिवर्तन है और उसमें कोई भी पीछे नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अब किसी भी नेता का पोस्टर आप धन्यवाद का नहीं दे सकते कि फलाने का सड़क बनाने पे हम अपने नेताजी का या मंत्री जी का या विधायक जी का स्वागत करते हैं। हम उनके जन्मदिन की बधाई जरूर देते हैं। तो जन्मदिन के पोस्टर, एक कमेंट में एक सवाल आया है कि नेताजी की कर्मभूमि रही है फिरोजाबाद और यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, ये एक हमारे व्यूअर हैं प्रदीप कुमार, उन्होंने लिखा है, कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए ये उनके मन के सवाल हो सकते हैं और ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सुपड़ा साफ होगा कि क्या होगा। ये वक्त की बात रहेगी और उस दौर के जब चुनाव प्रचार होंगे तब कौन सी पार्टी जनता को कितना खुश कर पाती है, कितना अपने पाले में ले पाती है। तो निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए 5 साल में जब वक्त आता है, भले मौके किसी को मिलते हो ना मिलते हो, लेकिन जनता जो वोटर है वो हिसाब जरूर रखती है। वो उस हिसाब को पूरा ले पाएगी नहीं ले पाएगी ये एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब वो वोटर वोट डालने जाता है तो उस पर हिसाब जरूर रहता है कि साहब मेरा नेता जीतने के बाद मेरे पास कितना आया, मेरे कितने काम आया, मेरा कितना क्या हुआ, वो एक अलग बात है। क्योंकि फिर लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़ा चुनाव होता है। तो मेरे ख्याल से 50% तो जो चुनाव है वो पार्टी विशेष के तौर पे ही होता है और 50% जो रह जाता है उसमें नेता का चेहरा और जो वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनमें बंटवारा हो जाता है। तो अब देखते हैं कि कितना केंद्र की सरकार के पक्ष में वोट होता है और कितना फिर व्यक्तिगत जो टिकट जिस नेता को मिलेगा या जो चेहरा होगा उसके चेहरे पे कितने वोट मिल सकते हैं। तो सुपड़ा साफ कहें या क्या कहें, ये शब्द अभी हाँ जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपने हमको समय दिया। तो ये थे प्रमोद कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार थे फिरोजाबाद के, जिन्होंने फिरोजाबाद में आज की स्थिति में भाजपा और सपा कहाँ है इसको लेकर अपने बेबाक टिप्पणी भी रखी। कल फिर किसी नए सवाल के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ आपसे एक बार दोबारा फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।